तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सी कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो आज हम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का यूनिट 6 और 7 को कवर करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 6 में मेजरमेंट के बारे में दिया गया है कि अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन वैल्यूएशन प्रिंसिपल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको करा देता हूँ। ये सब बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें का वो है वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। तो देयर आर 4 जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस और वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। दीज आर हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? अब एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट एन अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। मतलब परचेस करने के समय जितना हमने पैसा दिया है उसी प्राइस पे हम लोग मशीन को डिनोट करेंगे अकाउंटिंग में। जैसे कि मैं एक बिजनेसमैन में परचेस किया एक मशीन, उसमें उसने 7 लाख में उसने परचेस किया और 1 लाख उसके इंस्टॉलेशन में दिया। तो उसका एक्वाइजेशन प्राइस कितना हो गया? 8 लाख रुपीज़ हो गया। 8 लाख 7+1, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया 8 लाख। तो 8 लाख हम लोग शो करेंगे अपने बैलेंस शीट में। फिर उसके बाद करेंट कॉस्ट आते हैं। तो Assets are carried out at the amount of cash or cash equivalent that would have to be paid in same or any equivalent asset was acquired currently। इसका मतलब ये है कि हम करंट कॉस्ट पे कोई भी चीज़ को डिनोट करेंगे, एसेट को डिनोट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक एसेट परचेस किया 2021 में, जिसका दाम था 7 लाख। जैसे यहाँ पे मैंने एक मशीन परचेस किया 2011 में जिसका प्राइस था 7 लाख, ठीक है। फिर 2022 में उसका प्राइस हो गया, मान लीजिए 2022 में उसका प्राइस भर के 25 लाख हो गया। तो मैं 2022 में 25 लाख डिनोट कर दूँगा अगर मैं करंट कॉस्ट से को फॉलो करता हूँ। तो करंट कॉस्ट से अगर मैं अकाउंटिंग करता हूँ तो 25 डिनोट कर दूँगा। लेकिन अगर मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट से को कैरी करता हूँ तो मैं 7 ही लाख डिनोट करूँगा 2022 में भी। लेकिन अगर इसको करता हूँ करंट कॉस्ट को तो मैं 25 लाख डिनोट कर दूँगा। मतलब जो करंट में जो प्राइस रहेगा उसको हम अपना बैलेंस शीट में डिनोट करेंगे, ठीक है। और लाइबिलिटी के लिए तो कुछ है नहीं, लाइबिलिटी तो उतना ही देना है जितना मतलब था। इसका रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है? तो एसेट आर कैरिड एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स दैट could currently be obtained by selling the assets in an ordinary disposal। का मतलब ये वही उसका जो मान लीजिए एसेट का अगर दाम बढ़ा है तभी उसको डिनोट करेंगे जब हम एसेट को बेचेंगे। जब बेचेंगे तभी हम डिनोट करेंगे। यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल दिया गया है। सपोज मिस्टर एक्स फाउंड दैट ही कैन गेट 20 लाख इफ़ ही वुड सेल द मशीन परचेज ऑन 1/1/2011 पेइंग 7 लाख। मतलब 7 लाख का मशीन अगर वो बेचेगा तो उसको 20 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर एंड विच वुड कॉस्ट 25 लाख इन कैश ही वुड बाय इट करेंटली। लेकिन अगर वो अभी वो मशीन को खरीदेगा तो उसको 25 लाख देना होगा। लेकिन अगर वो जो ख़रीदा था 2011 में 7 लाख पे, उसको अगर अभी बेचा तो 20 लाख मिलेगा। लेकिन अगर इसी एसेट को अभी खरीदेगा तो 25 लाख देना होगा। तो ये हो गया, ये जो 20 लाख है ये हो गया रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू है, ये हिस्टोरिक कॉस्ट था और ये हो गया करंट कॉस्ट। इसमें तीनों का एग्जांपल मतलब एक ही एग्जांपल में दे दिया तीनों चीज़ का। तो यहाँ से आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट वैल्यू में। तो एज पर प्रेजेंट वैल्यू एन एसेट इज़ कैरिड एट द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश इनफ्लोज दैट द इनपुट आइटम इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब कि मान लीजिए मैंने एक मशीन खरीदा आज, तो वो जो अगला मान लीजिए वो 4 साल चलेगा, तो 4 साल में वो जितना का प्रोडक्शन करके देगा उसका जो अमाउंट रहेगा उसको हम अभी ही निकाल लेंगे कि अभी हमको कितना मिलेगा। मतलब ये देखिए जैसे यहाँ पे दिया, सपोज वी आर टेकिंग एज ऑन 1/1/22, टेक इट एज टाइम फॉर रेफरेंस। नाउ थिंक द मशीन परचेज बाय मिस्टर एक्स कैन वर्क फॉर अनदर 10 ईयर्स, ठीक है, एंड इज सपोज टू जनरेट कैश 1 लाख। ठीक है, मान लीजिए कि 10 साल चलेगा वो मशीन करता और वो 1 लाख कमा करके रेवेन्यू देगा उसको,
ऑल्सो टेकन द बैंक लोन ऑफ 5 लाख टेकन बाय मिस्टर एक्स इज टू बी रीपेड एज ऑन 31st 12 2028 एनुअल इंटरेस्ट इतना है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो 1 लाख तक वो उस समय कमा के देगा, 1 लाख रेवेन्यू अर्न करके देगा हम लोग को नेक्स्ट 10 ईयर्स में, तो वो सारे अमाउंट को पहले ला दो 10 साल से पहले। तो अभी कितना हो जाएगा, जितना अमाउंट हो जाएगा उसी पे हम लोग अपने एसेट को डिनोट करेंगे। ये आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फाइनेंस मैथमेटिक्स और फाइनेंस में पढ़ा होगा प्रेजेंट वैल्यू, तो उसमें वो आप अच्छे से सीखेंगे। वैसे तो आज तक कभी आया नहीं है एग्ज़ाम में, ले ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज है ये सब। जैसे ये हो गया आपका मैथमेटिक्स और फाइनेंस का पार्ट है, सब जो हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं। इसी के साथ ये यूनिट हमारा यही एंड हो जाता है, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके बाद है यूनिट 7 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये यूनिट भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका इम्पोर्टेंस जो है वो इंटरमीडिएट में आएगा। एडवांस अकाउंटिंग पे इसके ऊपर पूरा बुक है, उसमें ही ये अच्छे से अभी तो शॉर्ट में मैं आप लोगों को समझा दिया गया। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब कि सारे कंट्रीज़ जो है वो एक रूल बना देती है कि इसी तरीके से मैं अकाउंटिंग करना है। इन्हीं जैसे हमने यूनिट 2 में पढ़ा था कि बहुत सारे तीन तरीके के हमने पढ़ा था ना, कॉन्सेप्ट, फिर प्रिंसिपल और कन्वेंशंस। तो सारे कंट्रीज़ ये रूल बना देते हैं कि यही कॉन्सेप्ट, यही प्रिंसिपल्स हम लोग यूज़ करेंगे अकाउंटिंग बनाते समय। सारी कंपनी लीफो यूज़ करेगी, सारी कंपनी वैल्यूएशन करते समय लीफो यूज़ करेगी स्टॉक का। फिर सारी कंपनी डेप्रिशिएशन, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डेप्रिशिएशन करते समय ये मेथड को यूज़ करेगी, WDV को। तो यही होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज़। फ्रेमवर्क एक बनाती है, मतलब एक सही ढांचा बनाती है, एंड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बताती है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइज बिकम कंपेरेबल। ताकि एक ही तरीके से बताती है, मतलब एक ही रूल्स बताती है ताकि डिफरेंट कंपनीज़ के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंपेयर हो सके। फिर उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर बाय इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब कि हम कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक दूसरे फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि ये प्रोवाइड करती है पॉलिसीज़ जो वैल्यूएशन के समय काम देता है, और डिस्क्लोज़र हम लोग को सारी चीज़ को डिस्क्लोज़ करना चाहिए, या ऐसा बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके बाद आते हैं बेनिफिट एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसका बेनिफिट क्या है? स्टैंडर्ड रिड्यूस टू अ रीजनेबल एक्सटेंट और एलिमिनेट ऑल टुगेदर कन्फ्यूज़न हटा देती है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इससे कन्फ्यूज़न हट जाता है, क्योंकि सब जब एक ही तरीके का यूज़ करेंगे तो कंफ्यूज नहीं रहेंगे। कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट करेगी तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं रहेगी कि हम कौन सा मेथड फॉलो करें, ये क्योंकि सारे मेथड जो दिए गए वो गवर्नमेंट, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे सेट होते हैं सारे मेथड्स। उसके बाद देयर आर सर्टेन एरिया वेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर नॉट स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही बताता है कि क्या चीज़ हमें डिस्क्लोज करना है, क्या चीज़ डिस्क्लोज नहीं करना है, यही बताती है। द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वुड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट फैसिलिटेट कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। ये वही कंपेरिजन के ही बारे में बात करता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ आते प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में कैसे बनता है। तो इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सेट करता है वो कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब ICAI, जो CA भी कंडक्ट कराता है, वही है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। ये द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। बीइंग अ प्राइमर अकाउंटिंग बॉडी इन द कंट्री took upon itself the leadership role by constituting the accounting standards। ठीक है। तो यही जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाता है। फिर इसके बाद इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, और ये सब भी, ये लिस्ट जो है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद ये तो सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये सब एडवांस अकाउंटिंग में आएगा, ये भी नहीं है सिलेबस का पार्ट।
तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 1 फिनिश हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हम मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो बाय बाय।